स्टार्ट करूं। देखिए अनसॉल्व्ड में सेट 3 चल रहा है, कोड है इसका FH और 3 प्रश्न हो गए थे। चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा है, चौथे का पार्ट, Q से Q में, Q क्या होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। तो Q से Q में एक फंक्शन है fx बराबर 3x-4 और इन्होंने कहा कि प्रूव करके दिखाइए कि ये एक एकैकी आच्छादक फलन है। तो पहले एकैकी करेंगे फिर आच्छादक करेंगे। तो एकैकी करने के लिए क्या होगा कि एकैकी में हम FA बराबर FB लेकर चलते हैं, FA बराबर FB लेकर चलते हैं और लास्ट में अगर A बराबर B आ जाए तो एकैकी। तो FA की वैल्यू हो जाएगी 3A-4। बाकी थ्योरी हमने सब लिखवा दी थी कैसे लिखते हैं। FB बराबर 3B-4, 4 कैंसिल, 3A बराबर 3B, A बराबर B। FA बराबर FB पर A बराबर B है, इसका मतलब ये होगा F Q से Q में एकैकी है। आच्छादक में क्या होता है? आच्छादक में एक बार आप ये मान लेते हैं, माना fx बराबर y मान लेते हैं। मान लिया y कोडोमेन Q की एक संख्या है और डोमेन के अवयव x का अप्रतिबिंब है। एक fx सवाल में दिया होता है 3x-4। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लो। दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। लेफ्ट लेफ्ट इक्वल तो राइट राइट इक्वल। -4 इधर आया तो +4 बराबर 3x। x की वैल्यू कितनी हो गई? y + 4/3। आपको देखना यह है कि y के हर परिमेय मान के लिए क्या ये भी परिमेय होगा? बिल्कुल ठीक बात है कि अगर y एक q क्या है, q क्वेश्चन में लिखा भी, आप पढ़ लीजिए, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अगर y परिमेय है, परिमेय में 4 जुड़ेगा तो परिमेय ही रहेगा और परिमेय को 3 से भाग करोगे तब भी परिमेय ही रहेगा। परिमेय कौन होता है? जैसे √3 हो, √5 हो। तो ये एक परिमेय संख्या है y के सब मानों के लिए। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की वैल्यू यहां पे रख दो, Fy + 4/3 = y। अब यहां लिख देना, चूंकि कोडोमेन की संख्या y डोमेन की संख्या y + 4/3 की अप्रतिबिंब है, इसलिए F Q से Q में आच्छादक है। तो प्रूव हो गया एकैकी और आच्छादक। देखिए चौथे क्वेश्चन का पार्ट, वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है। इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप निकालना है। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, A.B, ए का बी पर प्रक्षेप A.B बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो एक काम करिएगा आप लोग, पहले वेक्टर ए वेक्टर बी के मान यहाँ पे रखना, ठीक है? ऐसे नहीं कि सीधे कर दिया। 2 नंबर में सवाल है, पहले वेक्टर ए वेक्टर बी के मान रखे फिर आगे डॉट करना। हम डायरेक्ट डॉट कर रहे हैं। इनका डॉट करो, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2। वेक्टर बी का मॉड क्या होगा? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। 6 2 8 2 10 बटे 4 1 5 1 6 √6, 10/√6। हो सकता है आंसर में √6 से गुणा भाग करके आ रहा हो। 10√6, √6 की गुणा 6 हो गई, 2 3 6 और 2 5 10, 5√6/3। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का पार्ट, चौथे क्वेश्चन का, हालांकि आंसर में यही आ रहा है 10/√6, उन्होंने यहीं तक छोड़ दिया। ये भी ठीक है और √6 से गुणा भाग करके छोड़ो, वो भी ठीक है। चौथे क्वेश्चन का पार्ट इतनी जगह में आ जाएगा क्या? देखते हैं। एक थैले में 4 सफेद 2 काली गेंद हैं और दूसरे थैले में 3 सफेद और 5 काली गेंद हैं। इन्होंने कहा प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंदें काली होंगी। प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंद काली होने की क्या प्रायिकता है? प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, यानी एक बॉल इससे भी निकली एक बॉल उससे निकली और दोनों काली हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो लिखेंगे पहले थैले से काली गेंद निकलने की घटना। पहले थैले से काली गेंद निकले, इसकी निकलने की प्रायिकता लिखिए। पहले थैले से काली गेंद निकलने की प्रायिकता 2/6, काली 2 टोटल 6, 2/6, 2 1 कम 2 और 2 3 6।
दूसरे थैले से काली गेंद निकलने की प्रायिकता, काली गेंद निकलने की प्रायिकता 5/8। भाई प्रायिकता कैसे निकलती है? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। काली कितनी है? 5, टोटल कितनी है? 8। अब ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, अपवर्जी हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कि उससे काली निकलेगी उससे नहीं निकलेगी, निकल भी सकती है और नहीं भी। तो घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता दोनों की क्या कर दो? गुणा कर दो। 1/3 गुणे 5/8, 5 एकम 5 और 8 3 24, 5/24। देखिए इसको टी मानेंगे, ऊपर वाला रिपीट हो जाएगा। ये पहला और ये दूसरा। पहला लिखो, दूसरे का अवकलन e की पावर x का e की पावर x, फिर दूसरा लिखो, पहले का अवकलन x का 1। पहला लिखो, दूसरे का अवकलन, दूसरा लिखो, पहले का x का 1। और t का जानते हैं क्या होगा? dt/dx, dx इधर आएगा। e की पावर x दोनों में कॉमन ले लो, ये कॉमन तो बचा x और ये कॉमन तो बचा 1, dx बराबर dt। ऊपर देखिए, e की पावर x x + 1 dx, इसको क्या लिखेंगे? dt। और cos स्क्वायर x e की पावर x को क्या लिखेंगे? t। अच्छा, 1/cos स्क्वायर t sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का समाकलन याद होगा, tan t + c। t की वैल्यू x e की पावर x + c। तो कौन सा ऑप्शन है ये देखना होगा। इसका tan x e की पावर x, घा का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, घा का सेकंड। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो ये आपको कहीं रफ पर करना है, ये आप वहाँ नहीं दिखाएंगे करके, ये ध्यान रखना। तो चेक करने वाले को समस्या हो जाती है। उसे केवल जब ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे लिखिए, प्रश्न संख्या 4 घा, है ना, ऐसे डालो ब्लैक पेन से। फिर लिखो उसका ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड, tan x e की पावर x + c। समझ गए? ये सब करने की ज़रूरत आपको वहाँ नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है बस, और पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन ये 2 नंबर में दिया है। कई सेट्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 1 नंबर में। चलिए, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये 5 नंबर में होता है। 0 से π/2 लिमिट है, इसमें अनसॉल्व में गलत छपा है। x/2 लिमिट दी है, sin x - cos x बटे 1 + sin x × cos x। जो मेरे पास अनसॉल्व है इसमें गलत छपा है। आप देख लेना, π/2 लिमिट होती है इस सवाल में, किताब का ही सवाल है, और हो सकता है किसी और प्रकाशन में π/2 भी। इसे इक्वेशन 1 दे दें। आप देखो प्रगुण का, इस एक्सरसाइज में प्रगुण का आप 13 नंबर का है, उससे एक्सरसाइज आया, एक 8 नंबर में आया, एक 5 नंबर में। इसमें प्रगुण लगा दो। प्रगुण क्या कहता है कि जहां जहां x वहां अपर में। तो तुम लोग एक स्टेप में पहले लिखना है x की जगह 90 - x sin 90 - x cos x। यहाँ पे लिखना 90 - x cos 90 - x sin x। फिर यहाँ पे भी लिखना, पहले लिखना, अगले स्टेप में करना, x की जगह पे 90 - x sin 90 - x cos x। यहाँ पे भी लिखना 90 - x cos 90 - x sin x। और यहाँ क्या है? dx। इसे इक्वेशन 2 दे दो। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, i 2i, लिमिट दोनों में सेम है, 0 से π/2, 0 से π/2। दोनों का हर सेम है, 1 + sin x cos x, 1 + sin x cos x, हर सेम है। ऊपर से dx क्या कर लो? कॉमन। और ये मिलेगा क्या जोड़ने के बाद? sin x - cos x प्लस cos x - sin x, प्लस sin -sin प्लस cos - cos, सब कट गया तो 0 आया। i बराबर 0/2, 0। तो यही आंसर है। देखिए, 5वें का जो खा पार्ट है ये हो चुका है। सेट नंबर 1 में 5 का घा था, तो ये 5 का खा हो गया है। 5 का गा हम लोग करेंगे। 5 का जो गा है वो ये r.6i कैप -3j कैप -2k कैप प्लस 1 = 0। इन्होंने कहा इस समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन निकालो। सीधी बात है, इस समतल पर जो लंब इकाई सदिश है उसकी हमें दिक् कोसाइन चाहिए, तो इसको हमें अभिलंब रूप में परिवर्तित करना है। सीधी बात यह है, वेक्टर r डॉट, इस पूरे टर्म को उस तरफ भेज दो क्योंकि इसे पॉजिटिव ही रखा जाता है। प्लस का 6i उधर गया तो -6i, -3j उधर गए तो +3j,
प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 1। समझिए, ये पूरा टर्म हमने उस तरफ भेज दिया तो सारे चिन्ह बदल गए, प्लस वाला माइनस और दोनों माइनस थे प्लस हो गए। अब फार्मूला होता है आर डॉट एन कैप बराबर पी, आर डॉट एन कैप बराबर पी। अगर ये इकाई सदिश हो जाएगा तो इकाई सदिश में जो गुणांक होते हैं ना वो दिक्कोज्जाएं होते हैं। वो क्या होते हैं? यहाँ से अगर हम पूछें ये समतल पर लंब सदिश है और ये उसके दिक् अनुपात है, ये उस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है, इसे दिक्कोज्जा में बदलना हो तो याद होगा एन कैप बराबर एक सूत्र होता था वेक्टर एन बटे मॉड ऑफ वेक्टर एन, यानी इसके मॉड से भाग करना पड़ेगा। मॉड ऑफ वेक्टर एन की वैल्यू निकालते हैं, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 36 4 40 9 49 का वर्गमूल 7, दोनों पक्षों में 7 से भाग करने पर इसको हमेशा पॉजिटिव रखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये डाले गए लंब की लंबाई बनती है। 7 से भाग करेंगे आर डॉट माइनस 6/7 आई कैप, 3/7 जे कैप, 2/7 के कैप बराबर 1/7, 7 से भाग कर देंगे। ये आर डॉट एन कैप बराबर पी हो गया। तो एन कैप क्या निकल के आया? एन कैप आया -6/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। और आई जे के में जो गुणांक बनते हैं ना इकाई सदिश में, इकाई सदिश में जो गुणांक होते हैं आई जे के वही दिक्कोज्जाएं होती हैं। समतल के अभिलंब की दिक्कोज्जाएं -6/7, 3/7, 2/7। ये आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें का गा हो गया। अब घा वाला करते हैं। इसमें भी लिमिट हमको लग रहा है इस किताब में गलत छपी हुई है। 5वें का घा इंटीग्रेशन है sin स्क्वायर x/2। दूसरे पब्लिकेशन में बताओ देख करके, sin स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। लिमिट इन्होंने दे रखी 0 से x। हाँ ठीक है, दोनों से लग जाएगा। पाई हो तो पाई से लगाइएगा, x हो तो x से लगाइएगा। अब 0 से x में भी कोई दिक्कत थोड़ी है, जहाँ जहाँ x हो पहले x ही रखेंगे, बाद में x की जगह पे 0 रखेंगे। पाई होगा तो पाई रखेंगे, समझे। माइनस यहाँ से क्या कर लो, पूरे में से कॉमन ले लो, चिन्ह बदल जाएगा माइनस कॉमन लेने से। माइनस वाला टर्म प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस का हो गया। माइनस यहां से कॉमन लिया, चिन्ह बदला, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, ये सूत्र होता है कॉस एक्स का। इसका होता है कॉस एक्स के 4 फार्मूले होते हैं, उनमें से एक फार्मूला ये भी है, ठीक है। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या? अवकलन माइनस साइन एक्स, लेकिन समाकलन साइन एक्स। लिमिट इसमें लगेगी 0 से x, और पाई हो तो पाई। x की जगह पर x ही रखेंगे और फिर x की जगह पर 0 रखेंगे। साइन 0 0 हो गया तो आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। अब अगर मान लो एग्जाम में 0 से पाई है, जैसे कुछ आंसर में पाई से भी लग जाएगा। पाई में यहाँ पर पाई होगा, यहाँ पर भी पाई होगा, तो साइन पाई भी 0 होता, साइन तो उसका आंसर 0 आएगा। जैसा आ जाए वैसा करिएगा आप एग्जाम में। 5वें का घा हो गया। 5वें का जो णा पार्ट है ना, वो कल हो चुका है, सेट नंबर 2 में हुआ था, छठे का घा पार्ट। 5वें का जो णा है वो सेट नंबर 2 के छठे का घा है। अब इसका चा पार्ट अभी हम बताते हैं आपको। देखो इसमें लिखा है सिद्ध करो कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। सिद्ध करो कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई सवाल में दी हुई है। मान लिया हमने तिर्यक ऊंचाई L है, मान लिया तिर्यक ऊंचाई क्या है? L है। तो ये तिर्यक ऊंचाई सवाल में दी हुई है। जो दिया होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। अगर ये दिया है तो ये फिर कांस्टेंट है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई। और महत्तम आयतन वाले, यानी इसका आयतन के साथ महत्तम शब्द लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका आयतन निकालेंगे और उसे महत्तम सिद्ध करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले इसके आयतन के साथ महत्तम शब्द लगा है, तो आयतन का फॉर्मूला ये होता है 1/3 πr²h। इसे एक चर में करूं तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। L² बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग।
यानी हम ये कह सकते हैं कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो तो क्या होगा, ये प्लस इधर ले आए तो माइनस, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ पर इसमें एक काम कर लें, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख दें यहाँ पे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। अब इसमें कितने चर हैं, अब इसमें केवल एक चर है, क्या, एच। एल क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि सवाल में दिया है। अब आप एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एल स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एच, 1/3 पाई, एच के रेस्पेक्ट में एच का अवकलन एक बचा, एल स्क्वायर एच क्यूब का 3h स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एच, एच के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका 0 होगा और 2 3 6, 6h, तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, एल स्क्वायर का 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 2 पाई एच। फिर ये लाइन यहाँ पर लिखोगे, v के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए dv ओवर dh इज इक्वल टू 0। तो dv ओवर dh क्या है, 1/3 पाई ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। ये वैल्यू 0 के अपॉन में कर दो 0, माइनस उधर गया तो प्लस, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपॉन 3, एच बराबर स्क्वायर स्क्वायर हटा दो एल अपॉन रूट 3। इस वैल्यू पर चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव का मान कैसा है। एच की वैल्यू यहाँ पे रखो, -2 पाई एल अपॉन रूट 3। अब वैल्यू कैसी है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो क्या होगा, चूंकि एच बराबर एल अपॉन रूट 3 पर सेकंड डेरिवेटिव ऋणात्मक है, इसलिए एच बराबर एल अपॉन रूट 3 पर v महत्तम होगा। v क्या होगा, तो ये प्रूव हो गया कि इसका जो आयतन है ना शंकु का, वो महत्तम होगा। कब महत्तम होगा, जब h की वैल्यू ये हो, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कहा था अगर महत्तम है तो सिद्ध करो कि इसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2, तो tan ले लो पहले। tan थीटा होता लंब बटे आधार, थीटा के सामने लंब, लंब हो गया r, लंब बटे आधार, आधार h हो गया। अब इसमें एक काम करें, r की वैल्यू यहां से निकालें, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे एच। और इसमें एच स्क्वायर की वैल्यू रख दो, क्या है, एल स्क्वायर अपॉन 3, एच स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर अपॉन 3, एच की वैल्यू कितनी, एल अपॉन रूट 3। फिर एलसीएम लो तो 3l स्क्वायर में एल स्क्वायर गया, 2l स्क्वायर अपॉन 3, फिर एल अपॉन रूट 3 कट गया। tan थीटा बराबर एल स्क्वायर का वर्गमूल एल रूट 2 अपॉन एल, थीटा बराबर tan उधर भेज दो, tan इनवर्स रूट 2। तो सिद्ध हो गया कि इसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 है। बोलो क्लियर सबको। देखिए छठे का इन्होंने कहा इसके सांतत्य पर विचार करो, 5 नंबर में क्वेश्चन दिया है, तो आप उसको बताएं एक से बड़े सभी मानों पर यह संतत होगा ही। लिख सकते हो कि x ग्रेटर देन पर फलन का मान x-2 है, जो एक बहुपद है, अतः एक से, चूंकि एक नियम बताया था कि जितने भी बहुपद होते हैं वो एक से वो सभी मानों के लिए संतत होते हैं, तो एक से बड़े सभी मानों के लिए संतत होगा। एक से छोटे मान के लिए जो वैल्यू दी है वो भी बहुपद है, वो भी संतत होगी। एक पर डाउट हो रहा है, क्यों, एक पर लिमिट डिफाइन नहीं हो पा रही इसकी, हो सकती है नहीं भी हो सकती है, क्योंकि एक के लेफ्ट में फंक्शन अलग है और राइट में अलग है। तो अगर जिस वैल्यू पर फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है, मतलब उसके लेफ्ट राइट में, बताया होगा हमने जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा कि 1 के लेफ्ट में फंक्शन अलग वैल्यू रखता है, राइट में अलग रखता है। अब देखना पड़ेगा कि इसकी लिमिट निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो 1 पर चेक करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। फार्मूला आपको याद होगा, 1 पर चेक करेंगे तो लिखते हैं 1 निगेटिव fx लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 1 निगेटिव तो 1 माइनस h, और 1 में घटाएंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटे मानों के लिए कौन सा फंक्शन काम करता है, ये वाला पहला वाला काम करेगा। ये fx है, x की जगह पे 1 माइनस h रख दो चल के, 1 माइनस h प्लस 2, h को आप 0 कर दो, 1 माइनस 0 प्लस 2, और 2 और 1 3, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे 1 निगेटिव है, यहाँ पर क्या लिखोगे 1 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 1 पॉजिटिव तो 1 प्लस h, 1 में जोड़ोगे 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़े सभी मानों के लिए ये वाला फंक्शन चलेगा। इसे fx को x की जगह पे 1 प्लस h रख दो,
1 प्लस एच माइनस 2, एच को आप 0 कर दो, 1 प्लस 0 माइनस 2, और 1 में से 2 गया माइनस 1। अब आप देखो LHL RHL क्या सेम आए हैं, तो आप देखोगे LHL और RHL बराबर नहीं हैं, तो लिख दोगे अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है। बाकी एक को छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर यह फलन संतत है, लेकिन एक पर यह फलन असंतत है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये वाला एक ऐसा फंक्शन इसमें दिया हुआ है जो लॉग लेकर ही डिफरेंशिएट हो सकता है, तो इसमें फिर इस कारण से हम सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसको y1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, इसको y3 मान लीजिए। ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ y1 प्लस ddx ऑफ y2 प्लस ddx ऑफ y3। ऐसा केवल हम इस फंक्शन के कारण करना पड़ा क्योंकि ये बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट नहीं होता। y1 बराबर e टू दी पावर sec स्क्वायर x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ddx दोनों तरफ लिख दीजिए। वैसे तो आप इसे एक लाइन में डिफरेंशिएट कर लें, लेकिन एग्जाम में स्टेप सारे करिएगा। e की पावर x का e की पावर x, लेकिन आपने जिसे x माना उसका ddx फिर से करें, स्टेप सारे दिखाएं करके, क्योंकि ये सवाल कोई एक नंबर में नहीं है, ये कितने नंबर में है, 5 नंबर में, तो कम से कम जितना है उस हिसाब से उसको खींचिए। इसका अवकलन कैसे, घात इसे x मान लो, तो घात आगे आती है, उसमें से 1 2 आगे आया, 2 में 1 गया, लेकिन जिसे कह दो उसका ddx फिर से कर दो। तो e की पावर sec स्क्वायर x इंटू 2 sec x, और sec x का अवकलन sec x tan x। हालांकि एक लाइन में आप कर सकते हो e की पावर x का e की पावर x, फिर इसमें 2 sec x, फिर sec x का sec x tan x, ठीक है। ddx ऑफ y1 हो गया, y2 उठा लीजिए 3 cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, cos इनवर्स x का -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, इसे बना लीजिए 2 बना लीजिए, इसे 3 बना लीजिए। अब y3 उठाते हैं, y3 क्या है, x टू दी पावर x है। अब चूंकि x के ऊपर x है तो क्या करें, लॉग ले लें दोनों तरफ, दोनों साइड, इनसे कह दो आ जाओ नीचे आ जाओ, x log x, log y3 का 1 अपॉन y3 और y3 का ddx ऑफ y3। अब यहाँ फंक्शन इंटू फंक्शन लगा दो, पहला लिखो दूसरे करो log x का 1 अपॉन x, फिर दूसरा लिखो पहले करो x का 1। ddx ऑफ y3 बराबर, ये y3 उस तरफ जाएगा गुणे में, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 इंटू log x। y3 की वैल्यू इसमें रख दो, y3 की वैल्यू क्या है, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। इसे इक्वेशन 4 बना ली। अब आप जोड़ के अपने आप लिख लेना, दूसरी तीसरी चौथी से मान पहली इक्वेशन में यहाँ जोड़ के लिख देना, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, माइनस है तो माइनस में रहेगा, तो तीनों के आंसर जोड़ के लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इन्होंने एक अवकल समीकरण दिया, और इस अवकल समीकरण के इस बिंदु से गुजरने वाले, अगर कोई वक्र है जो उस बिंदु से गुजरता है, उसका अवकल समीकरण ये है, तो उस वक्र निकालना है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं 3 तरीके के अवकल समीकरण हैं आपके कोर्स में। पहला हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं क्या सिंपल तरीके से सेपरेट हो सकता है, उसमें हम यही करते हैं कि dy वाले एक तरफ dx वाले, फिर dy की साइड y वाले हैं, dy की साइड, हाँ तो इसमें तो ऐसे ही सेपरेट हो जा रहा है, y dy बटे y प्लस 2, dy की तरफ y वाले और dx की तरफ x वाले, x प्लस 2 dx अपॉन x, ये टर्म इधर आएगा और ये उधर बटे में चला गया। अब इसमें क्या करो, नीचे वाली व्यवस्था ऊपर बनाओ या भाग कर लो, इससे भाग करोगे तब भी वही मिलता है, तो इसमें 2 जोड़ो और 2 घटाओ, नीचे वाली व्यवस्था ऊपर बनाओ और इंटीग्रेट भी कर लो साथ में, x अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, x दोनों के बटे कर लिया, x बटे x 2 बटे x, x कट गया 1 आया। अच्छा y प्लस 2 बटे y प्लस 2 कट गया 1 हो गया, -2 अपॉन y प्लस 2 dy। 1 dx x होता है 2, ऐसे ही 1 अपॉन एक्स का log x। देखो ध्यान दो, 1 dx x होता है 2, ऐसे ही 1 अपॉन एक्स का log x। 1 dy y होता है -2, 1 अपॉन एक्स का log x, फिर 2 का 0, y का 1, 1 से भाग करो यही रहेगा, बराबर x प्लस 2 log x प्लस c।
अब ये चूंकि सी का मान रखना पड़ेगा, बिंदु दिया है, तो लिखेंगे चूंकि वक्र -1, 1 से, सॉरी 1, -1 से जाता है, इसलिए ये बिंदु वक्र समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराते हैं, चलिए बिंदु देख लो, 1, -1 है, ठीक है। x को 1 कर दो और y को -1, y को क्या कर दोगे -1, -2 log, y को क्या लिख दोगे -1 + 2, x को आप 1 कर दो +2 log 1 + c। आप देखिए ध्यान से, -1 लिखा ही है, 2 में से 1 जाएगा 1 और log 1 का मान 0, तो पूरी वैल्यू 0। 1 प्लस, अच्छा log 1 0, तो पूरा टर्म 0 + c हो गया, +1 इधर आया -1, -1, -1, -2, c बराबर -2। c की वैल्यू यहां रख दो समीकरण 1 में। y -2 log y + 2 बराबर x + 2 log x, और c की जगह पर क्या लिख दो -2, c की जगह पर क्या लिख दो -2।